नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं उसको लेकर के जो डिफरेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं जो माइंस की सेफ्टी को लेकर के, उनका क्या ये सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है। तो सबसे पहले जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है वो ये बोलना है कि ये जो मेरा पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जो हम 5 साल में करते हैं, तो उन्होंने उसके लिए बोला है कि उसको अगर कोई भी व्यक्ति 45 साल से ज़्यादा उम्र के हो जा रहा है तो उसका पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन का उम्र को फ्रीक्वेंसी को 5 से कम करके 2 कर दिया जाए। और दूसरा जो उनका रिकमेंडेशन है कि अगर किसी भी माइंस में अगर मान लीजिए 500 वर्कर्स है या 500 तक वर्कर्स रहेगा तो उसको एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर चाहिए। 500 वर्कर्स तक में आपको एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर रखना चाहिए। और अगर 500 से ज़्यादा हो जाता है तो हर 1000 पे आपको मतलब हर 1000 पे आपको एक रखना है। यानी मान लीजिए किसी भी माइंस में अगर 500 एम्प्लॉय है, 500 तक वो एक रखेगा, लेकिन 501 हो जाता है क्योंकि 500 के लिए एक था और बाकी जो आया है उसके लिए आपको फिर से एक रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 1000 तक यानी कि 1500 तक वो 2 रख सकता है, लेकिन 1501 हो जाएगा तो फिर उसे एक और मेडिकल ऑफिसर बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 रखना पड़ जाएगा। तो यानी 500 तक आप एक रखिए, उसके बाद हर 1000 पर आपको एक बढ़ाते जाना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो उसका रिकमेंडेशन था कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो रिटायर होने से पहले 1 साल पहले उसका एक बार पीएमई हो जाना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि उसे कोई ऐसा तो डिजीज़ नहीं है जो काम करने की वजह से हुआ है, तो उसका कंपनसेशन इनिशिएट हो सके या उसका बेनिफिट उसे मिल सके। तो रिटायर होने से पहले उसका 1 साल पहले उसका एक बार पीएमई होना चाहिए। और जो उसका नेक्स्ट सजेशन था कि जो हमारा अभी स्टैंडर्ड है पीएमई का, जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है पीएमई का, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा स्पेसिफिक बनाया जाए। स्पेसिफिक इन द सेंस कि जो व्यक्ति जिस काम में ज़्यादा इंगेज है उसको उसका टेस्ट ज़्यादा कराया जाए। जैसे किसी कोई अगर हाई साउंड वाले रीजन में है, ड्रिल पैच पे रहता है, तो उसको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए उसका वो टेस्ट ज़्यादा किया जाए। डस्ट में जो एक्सपोज्ड है उसका लंग्स का टेस्ट ज़्यादा किया जाए। यानी कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो है पीएमई का बढ़ाया जाए। कुछ हो सकता है वो उसमें ये भी क्या किया जाए ये अभी तक दिया नहीं गया है, सजेशन दिया गया है कि उसे बढ़ाया जाए। तो मान लीजिए नेक्स्ट कमेटी बैठेगी, वो बताएगी कि इसको कैसे क्या किया जाए, तो जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से करना है। लाइक हो सकता है कि पूरा पीएमई ना करवाया जाए, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक वर्क्स के लिए उसको ज़रूरत होगा, कुछ इसको स्पेसिफिक काम के लिए कुछ जो उसका डैमेज हो रहा होगा, जैसे लंग्स डैमेज हो रहा होगा, उसका एग्जामिनेशन का फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, इस टाइप का कुछ ना कुछ किया जाए। उसके बाद है कि स्पेशल टेस्ट, वो जो अभी पॉइंट बताया है वही उसी का ये दूसरा पार्ट है, मान लीजिए उसी को अलग भाषा में बोल रहा है। स्पेशल टेस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द पीएमई फॉर एम्प्लॉय एक्सपोज टू स्पेसिफिक हेल्थ हैजार्ड। मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक हेल्थ हैजार्ड से रिलेटेड इशू में तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट आप रखिए। आप जैसे आईएमई पीएमई दे ही रहे हैं, उसको आप स्पेशल टेस्ट नाम दे करके उसका आप उसको रखिए पीएमई में और उसका टेस्ट करिए। और है कि जो कोई भी अगर बड़ा माइंस है तो ये नहीं कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप ऑफलाइन रख रहे हैं, आप सबको डिजिटलाइज करिए। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होना चाहिए सबका, पीएमई को आप डिजिटलाइज रखिए ताकि उसका रिकॉर्ड रखना आसान हो और उसको एनालाइज करना भी आसान हो। उसके बाद है कि जो पीएमई सेंटर है उसके लिए बहुत स्पेसिफिक बोला गया है कि अगर कोई भी पीएमई सेंटर है तो उसमें तो चेस्ट रेडियोग्राफी होना चाहिए, यानी कि चेस्ट का एक्सरे की व्यवस्था होना चाहिए, लंग्स फंक्शन टेस्ट की व्यवस्था होना चाहिए, और उसके बाद अरेंजमेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफी एंड ऑल्सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज फॉर ऑडियोमेट्री। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफी का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए एक्सरे तो हो गया, लेकिन एक ऐसा भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो उस एक्सरे को देखने के बाद ये बता सके कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर मान लीजिए न्यूमोकोनियोसिस है तो कौन सा है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है, या फिर कोल की वजह से हुआ है,
तो वो उसको क्लासिफिकेशन कर सके, ऐसा चाहिए व्यवस्था। और कभी भी अगर पॉसिबल हो तो ऑडियोमेट्री भी होना चाहिए, यानी कि कोई अगर कान उसका सही है कि नहीं, सुनने की क्षमता का टेस्ट भी होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब है कि जो जहाँ पर भी अगर मान लीजिए चेस्ट रेडियोग्राफी अगर रहता है तो उसमें क्या क्या रहना चाहिए। पहला तो डिटेक्शन, तो चेस्ट रेडियोग्राफी होगा और डिटेक्शन होगा कि हाँ मतलब जो एक्सरे करने के बाद वो ये फाइंड कर ले कि हाँ यहाँ पर ये स्पॉट है जिसमें थोड़ा इशू है, डिटेक्शन हो सके, फिर उसका डायग्नोसिस कर सके, बता सके कि इशू क्या है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको पीएमई में डॉक्यूमेंटेशन हो, और जो वहाँ पे काम कर रहा है ना वो कम से कम हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ट्रेंड पर्सन हो, जो उसको पीएमई में डॉक्यूमेंट करे। और उसका जो चेस्ट रेडियोग्राफी है वो जो होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है न्यूमोकोनियोसिस के लिए, वो उस क्लासिफिकेशंस को दिखा सके। तो न्यूमोकोनियोसिस का जो क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो उसको दिखा सके, ये भी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें। अब उसमें है कि जितनी भी माइनिंग की कंपनी है जो काम कर रही है स्पेशली मैकेनाइज्ड माइंस में, उसको बोला गया है कि एक ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड बनाना है। उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड बनाना है। वो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड में रहेगा कौन, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन रहेगा, 1 रेडियोग्राफर जो एक्सरे करे वो रहेगा, और एक जनरल फिजिशियन रहेगा। ये 3 होना चाहिए कम से कम। और वो डिजीज बोर्ड करेगा क्या, तो वो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड जो है एक गाइडलाइन फॉर्मुलेट करेगा। उस गाइडलाइन में ये बोला जाएगा कि कब रेफरल किया जाए, किस केस में रेफरल किया जाएगा, अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस केस में उसको रेफरल किया जाएगा, कब री इवेल्युएशन किया जाएगा, अगर मान लीजिए लग रहा है कि नहीं दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाना है तो कब री इवेल्युएशन किया जाए। और क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस का जो केसेस है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, वो उसका गाइडलाइन तैयार करेगा। और इसका जो है नेसेसरी रेमेडियल एक्शंस जो है वो लिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है या कोई भी डिजीज हो जाता है तो उसके लिए नेसेसरी एक्शंस क्या लिया जाएगा। रिहेबिलिटेशन का मतलब हो गया कि उसको कैसे कंपनसेशन दिया जाएगा, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, हो सकता है उसको अगर दूसरे स्किल में ट्रेंड किया जाए तो वो कैसे किया जाएगा, या फिर कोई दूसरा काम में उसे डिप्लॉय किया जाए अगर वो पहले वाले काम नहीं कर सकता है। तो इन सब के लिए ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड जो है वो गाइडलाइन निकालेगा। अब इसमें हम समरी में क्या देखेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कम किया था, यानी 45 साल से ऊपर है तो आपको 2 साल में पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद क्या है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो आपको रखना है 500 तक में एक, उसके बाद हर 1000 पर एक रखना है। नियर रिटायरमेंट में अगर कोई पर्सन है तो उसके रिटायरमेंट से 1 साल पहले उसका पीएमई कर दो। उसके बाद है मेडिकल टेस्ट को थोड़ा सा, पीरियोडिक मेडिकल टेस्ट को थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाओ, जो स्पेसिफिक जॉब के लिए वो थोड़ा स्पेसिफिक रहे। स्पेशल टेस्ट होना चाहिए, हाई रिस्क जॉब्स जो है उसके लिए स्पेशल टेस्ट होना चाहिए, जो उसके लिए एडवांस टेस्ट है उसकी व्यवस्था होना चाहिए, और सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज्ड रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसे पीएमई जो सेंटर है हमारा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें जो चेस्ट का रेडियोग्राफी यानी एक्सरे फैसिलिटीज होना चाहिए, लंग्स फंक्शन टेस्ट उसका भी होना चाहिए। चेस्ट का तो आपने तो एक्सरे कर दिया लेकिन उसको क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका क्लासिफिकेशन की व्यवस्था हो। ऑडियोमेट्री हियरिंग टेस्ट जो है वो भी हो। अब क्या है कि चेस्ट रेडियोग्राफी क्लासिफिकेशन और स्टाफ का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी है उसका स्टाफ का ट्रेनिंग होना चाहिए। चेस्ट रेडियोग्राफी जो क्लासिफिकेशन के लिए जो स्टाफ लगाते हैं उसका ट्रेनिंग होना चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, ताकि वो बढ़िया से उसका ट्रेन निकाल सके। अब आता है कि जो भी माइंस का था, मैकेनाइज्ड माइंस में खास करके बोला गया है कि कंपनी को कि आप एक ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड बनाइए जो एक गाइडलाइन निकालेगा कि वो जो व्यक्ति है उसको कब रेफर किया जाएगा, कब रिवैल्यूएशन किया जाएगा सस्पेक्टेड केसेस में। क्लासिफिकेशन के लिए वो गाइडलाइन बनाएगा कि न्यूमोकोनियोसिस का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए।
वर्क प्लेस का जो रेमेडियल एक्शन है वहाँ पर लिया जाए, और जो व्यक्ति अगर उसमें कुछ अगर उसे मान लीजिए कि डिजीज हो गई है तो उसे रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, इनके लिए गाइडलाइन देगा ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड। अब ये जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, अब ये बोर्ड में कौन रहेगा, तो एक तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का जो फिजिशियन है, वो जो एक्सपर्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, वो रहेगा। दूसरा रहेगा रेडियोग्राफी जो चेस्ट का एक्सरे करवा रहा है, और तीसरा रहेगा जनरल फिजिशियन। ये तीनों रहेगा और तीनों मिलकर के ये गाइडलाइन को तैयार करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था माइन सेफ्टी को लेकर के, उनमें उन्होंने जो डिजीज और मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस दिया है वो क्या क्या था। थैंक यू आप लोगों को। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि एक्चुअली इसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि एक नया सीरीज़ है तो इसमें जान रहे हैं कि बहुत सारा दिक्कत तो आ ही रहा होगा। आप लोग अगर बताएंगे कि क्या इसमें इम्प्रूव किया जाए तो ये और बेटर बन सकता है। थैंक यू।